नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में बाजी पलट गई। 24 घंटे पहले तक पिछले 3-4 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा था उसके कारण कल जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कार्यक्रम हुआ, पहली बात तो उन्होंने चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन किया, कोविड का प्रोटोकॉल जो है उसका उल्लंघन किया, वो सब करके कार्यक्रम किया। उनके खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई। अब चुनाव आयोग को उस पर फैसला करना, उसमें एक्शन लेना। तो पहला झटका तो ये लगा, लेकिन आज दो बड़े झटके लगे और दो बड़े झटके ऐसे हैं जिसने अखिलेश यादव का जो उत्साह था, जो सारी खुशी थी, वो सब काफूर हो गई। एक झटके में जो हवाई घोड़े पर सवार थे, पता चला कि घोड़ा तो जो है हवा में रह गया, वो ज़मीन पर आ गए। हुआ क्या है, दो चीज़ें हुई। पहला, दलित नेता, युवा दलित नेता चंद्रशेखर रावण, जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, उनसे 6 महीने से बातचीत चल रही थी अखिलेश यादव की। अलायंस करना चाहते थे, बार बार मुलाकात हो रही थी। कल फिर मुलाकात हुई और कल मुलाकात के बाद आज चंद्रशेखर रावण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं, उनको दलितों का वोट चाहिए ही नहीं। वो 6 महीने से मुझसे बात कर रहे थे। कल उन्होंने कहा कि जो है 24 घंटे में जवाब दूंगा, कोई जवाब नहीं आया, तो मैं उनके साथ अलायंस नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जवाब के लिए उतारा उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हाँ, बातचीत चल रही थी, हम लोग चाहते थे अलायंस हो जाए। उनके लोग आए थे, मिले थे अभी 3-4 दिन पहले, तब हमने कहा कि अब तो सब कुछ जो है बढ़ चुका है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी अलायंस करना चाहते हैं। तो बातचीत हुई, 2 सीटें देने को तैयार थे हम और 1 एमएलसी। इस पर तैयार नहीं हुए चंद्रशेखर रावण। तो कुल मिला के जो स्थिति बनी है, चंद्रशेखर रावण ने जिस तरह से जवाब दिया है अखिलेश यादव को, ये जो पिछले 4-5 दिन से हवा बनाने की कोशिश हो रही थी कि अति पिछड़ा और दलित जो है वो बीजेपी को छोड़कर, भगदड़ मची हुई है वहाँ, छोड़कर समाजवादी पार्टी की ओर आ रहा है, वो सब ध्वस्त हो गया। उसको जो है सिर्फ कुछ मिनट लगे, उस पूरा जो उन्होंने हवा महल खड़ा किया था उसको ज़मीन पर भरा कर गिरने में। तो अखिलेश यादव के लिए अब इस मुद्दे पर, कम से कम दलितों के मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया। उनके जो साथी गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए हैं, उनके पास तो पहले से बोलने के लिए कुछ नहीं था। देखिए, ये एक गलतफहमी है कि ऐसे लोग, जो इंडिविजुअल्स जाते हैं, वो अपने साथ अपने समाज का वोट लेकर जाते हैं। बहराइच की सांसद आपको याद होगी, 4.5 लाख वोट से जीती थी और 2019 आते आते, लोकसभा चुनाव जीती थी 2014 में, 2019 आते आते उनको ये इल्हाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों की बड़ी उपेक्षा हो रही है, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और चली गई वो कांग्रेस पार्टी में। 34,000 वोट मिले कुल। तो इसमें आप जोड़ लीजिए कि कितना वो अपने समाज का लेकर आई थी और कितना कांग्रेस पार्टी का उसमें वोट था। इसी तरह से उदित राज, उनको लग रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद वही सबसे बड़े दलितों के मसीहा हुए हैं, वही पैदा हुए हैं। उनको भी ये गलतफहमी हो गई। बीजेपी ने उनको 2014 में टिकट दिया, जिता दिया, लोकसभा पहुंचा दिया, जो ज़िंदगी में शायद कभी ना पहुंचते। तो पहुंच गए, तो उनको लगा कि अगर हम यहाँ तक पहुंच गए तो हमको इससे ज़्यादा चाहिए, तो उनका मुंह खुलने लगा, तो वो भी कांग्रेस पार्टी में चले गए। मुझे मालूम नहीं कि जमानत बच पाई थी कि नहीं, लेकिन चुनाव हार गए, ये तो पक्का है। तो ऐसा है कि इस तरह के जो इंडिविजुअल्स जाते हैं, उनके साथ उनका समाज नहीं जाता है। उनका समाज आखिर क्यों जाए? उसके मन में, मान लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी से जो लोग छोड़कर गए हैं, उनके समाज के जो लोग हैं, उनकी जाति के जो लोग हैं, उनके मन में ये सवाल तो आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ क्या बुरा किया, हमको तो दिया ही है, कुछ छीना तो है नहीं।
तो हम फिर इनके साथ क्यों जाएं? एक बात। लेकिन उससे बड़ी बात, आज भारतीय जनता पार्टी ने पहले और दूसरे फेज के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 20 लोगों का टिकट काट दिया गया। अब आप देखिए, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। वो शरद पवार, मराठा लीडर महान, जो उत्तर प्रदेश में जो है परिवर्तन करा रहे थे, कह रहे थे 13 और विधायक हैं जो छोड़ने वाले हैं बीजेपी, 20 लोगों का टिकट कट गया, किसी ने पार्टी छोड़ा नहीं। और आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आज अखिलेश यादव की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे जितने लोगों के टिकट काटे, अब हम नहीं लेंगे। भाई, आपकी लेने की हैसियत नहीं है और आपके यहाँ और कोई आ नहीं रहा है। ये ऐसे लोग थे, ये उड़ते परिंदे हैं जो हर चुनाव में अपना ठिकाना बदलने वाले हैं, मौसम के हिसाब से चलते हैं। तो इनको लगा कि अब यहाँ जितना बीजेपी में मिलना था मिल चुका, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा मांगने की कोशिश की उन्होंने, नहीं मिला, चले गए। लेकिन मैं बात जो कह रहा हूँ आज, दूसरी जो बड़ी खबर, दूसरी बड़ी बात कह रहा हूँ आज की, वो है भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की घोषणा की है कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। अब इसका कोई जवाब जो है विपक्ष के पास है नहीं। देखिए, बात चल रही थी कि अयोध्या से भी लड़ सकते हैं या गोरखपुर से लड़ सकते हैं। अगर वो अयोध्या चले जाते, बात बहुत से लोग कह रहे थे, पार्टी के अंदर से भी था कि जो है ये अच्छा सिंबॉलिज्म होगा और अच्छा मैसेज जाएगा, आसपास की सीटों पर असर पड़ेगा। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से सोचिए, जैसे ही वो उनके अयोध्या से चुनाव लड़ने की घोषणा होती, पूरा विपक्ष लग जाता कि ये गोरखपुर छोड़कर भाग गए, जो अपना उनका गृह जिला है, जहाँ से वो 5 बार सांसद रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, वहाँ से चुनाव लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। ये बना बनाया मुद्दा जो है विपक्ष के हाथ में मिल जाता, तो उस मुद्दे को ख़त्म कर दिया। दूसरी बात कि गोरखपुर का चुनाव आखिरी फेज़ में है, तो उससे पहले तक उनको जो है पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव प्रचार करने का समय होगा। फिर वहीं पर गोरक्षनाथ पीठ है, मंदिर का प्रभाव है, उनका अपना निजी प्रभाव है, और उनको वैसे भी लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से भी देखिए तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स करने के लिए अलग से उनको समय नहीं देना पड़ेगा, गोरखपुर तो जाते ही रहते हैं। तो इन सब नज़रिए से देखें तो गोरखपुर से उनके चुनाव लड़ने की घोषणा, ये आज का बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए कह रहा हूँ कि अब अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, मायावती, तीनों पर दबाव है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें। देखिए, 47 से, बल्कि कहें कि जो है 52 से, जब से संविधान बनने के बाद से चुनाव हो रहा है, तब से हमेशा मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है। 2007 में पहली बार ऐसा हुआ जब मायावती मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने विधानसभा का सदस्य बनने की बजाय विधान परिषद का सदस्य बनकर 5 साल मुख्यमंत्री रहना मंजूर किया। उससे पहले जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं, सबके सब जो है विधानसभा के जरिए ही सदन में आए हैं। और एक तो जो है संवित सरकार के समय का बड़ा उदाहरण है कि विधान परिषद में जाने का ऑप्शन था, फिर भी उसको छोड़कर TN सिंह ने जो है बाई इलेक्शन लड़ने का फैसला किया मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे उस समय, और वो बाई इलेक्शन हार गए। वो कहानी मैं एक बार आपको सुना चुका हूँ। वो मनीराम से, गोरखपुर के मनीराम से हारे थे, जो सीट उनके लिए महंत दिग्विजय नाथ ने खाली की थी। तो इसके बावजूद जो है वो चुनाव हार गए, और उसके बड़े कारण थे, वो ऐसा उपचुनाव था विधानसभा का जिसमें देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए आई थी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए। तो देश में जिन राज्यों में बाई कैमरल हाउस है, वहाँ नेताओं को ये सुविधा है कि विधान परिषद से या अपर हाउस से सदन का सदस्य बन सकें। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में जहाँ जो है यूनिकैमरल हाउस है, जहाँ विधान परिषद नहीं है या अपर हाउस नहीं है, वहाँ तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इसलिए जो है
ये अच्छी परिपाटी मानी जाती है कि जो सदन का नेता हो, मुख्यमंत्री हो, वो सीधे जनता से चुनकर आया हुआ हो। तो 2007 में जब मायावती जो है उन्होंने विधान परिषद से जाने का फैसला किया, तो 2012 में अखिलेश यादव ने भी किया। फिर 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो योगी जी उस समय लोकसभा के सदस्य थे, तो वो भी विधान परिषद के जरिए गए। और मेरा मानना है, उस समय भी मानना था कि उनको बाई इलेक्शन लड़ना चाहिए था। वो लोकप्रिय नेता हैं, उनके लिए कहीं से भी जीतना कोई मुश्किल नहीं है उत्तर प्रदेश में। आज भी वो उत्तर प्रदेश की 403 में से किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। लेकिन गोरखपुर से उनका चुनाव लड़ना पार्टी की दृष्टि से, उनकी दृष्टि से, कॉन्स्टिट्यूंसी की दृष्टि से, मैसेजिंग की दृष्टि से, हर नज़रिए से बेहतर फैसला है। अब अखिलेश यादव को जवाब देना पड़ेगा, रोज़ जवाब देना पड़ेगा कि वो चुनाव से क्यों भाग रहे हैं। या तो चुनाव लड़ने की घोषणा करें या चुनाव लड़ने का फैसला करें और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी तलाशें, और उसके बाद इस बात से डरे हुए रहें कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कहाँ से लड़ें तो जो है सुरक्षित कौन सी सीट हो। तो उनके लिए सुरक्षित सीट खोजना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आसान काम नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इस बात का सिंबल हैं, प्रतीक हैं, गुंडागर्दी का, गुंडा राज का, सांप्रदायिकता का, दंगे कराने वाली पार्टी और सरकार के मुखिया के रूप में, और उसके अलावा भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इन सब का वो प्रतीक हैं। तो उनके लिए अब सुरक्षित सीट जो है 2022 में खोजना बहुत आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। हार जाना या जीत जाना अलग बात है, लेकिन ऐसी सीट की तलाश करना और उस पर मेहनत करना, अगर उनको कुछ दिन के लिए भी फंसा दिया बीजेपी ने, तो उनकी पूरी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई स्टार कैंपेनर नहीं है और कोई कैंपेन करने वाला नहीं है। तो एक दांव से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला करके अपने सारे विरोधियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और ये उनका चुनाव लड़ने का फैसला उनके आत्मविश्वास का परिचायक है, भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास का परिचायक है कि वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। उसको मालूम है कि सरकार बनने जा रही है, उसको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं, इसलिए वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या यही कॉन्फिडेंस, क्या यही आत्मविश्वास अखिलेश यादव दिखाने की हिम्मत कर सकते हैं? ये सवाल उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के सामने होगा। आने वाले दिनों में 7 मार्च आखिरी पोलिंग का दिन है, तब तक ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा जाता रहेगा और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं दे पाए। उन्होंने खिसियाते हुए कहा कि अरे वो तो जनता तो जो है बाबा को जो है घर भेजने वाली थी 10 मार्च को, पार्टी ने पहले ही भेज दिया उनको। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है, ये कोई जवाब नहीं है, कोई राजनीतिक जवाब नहीं है। आप सीधे सीधे बोलिए कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, सिर्फ योगी जी चुनाव लड़ते हैं, तो इससे जनता के बीच में बड़ा स्पष्ट संदेश है कि जीतने वाली पार्टी एक ही है, एक ही पार्टी है जिसको भरोसा है कि वो जीत रही है, जिसमें ये आत्मविश्वास है कि वो जीत रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाते, अगर ऐसा नहीं होता तो प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाती, ऐसा नहीं होता तो मायावती विधानसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाती, जो कह रही है कि 2022 में बसपा की सरकार बनने वाली है। हालांकि वो तर्क पिछली बार उन्होंने दिया था, इस बार भी दिया, बड़ा लचर तर्क है कि इससे पहले जो है कांशीराम पार्टी का संगठन का काम संभालते थे, इसलिए जो है वो चुनाव लड़ती थी। अब वो खुद पार्टी का भी काम देखती हैं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहती, वो विधान परिषद का सदस्य बनना पसंद करती। तो ये जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस तरह के बहाने नहीं चलते जब तक आप आगे आकर लड़ेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ ने तो घोषणा कर दी है कि वो अपनी सेना के सेनापति हैं,
और सेनापति हैं और आगे अगली कतार में आकर युद्ध लड़ने को तैयार हैं। उनके प्रतिद्वंदी कहाँ हैं? कहाँ हैं? सामने आएंगे क्या? चुनाव के मैदान में उतरेंगे क्या? ये साहस दिखाएंगे चुनाव लड़ने का? अगर दिखाएंगे तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। लेकिन उम्मीद जो है, अभी तक के जो संकेत हैं उससे लगता नहीं कि ऐसी कोई उम्मीद है कि बीजेपी के अलावा मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार किसी पार्टी का चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव लड़ने की खुद जो है वो हिम्मत जुटाएगा। तो आज मतलब 24 घंटे में जिस तरह का झटका लगा है अखिलेश यादव को, उनको ऐसे झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए। आने वाले समय में और ऐसे झटके लगने वाले हैं और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं उनकी। और अगर जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, चुनाव आयोग आज फैसला करता है देर शाम कि कैंपेन का जो फिज़िकल कैंपेन है उसको अभी कुछ दिन और नहीं इजाज़त दी जाएगी, तो समाजवादी पार्टी के लिए समझिए कि चुनाव की दृष्टि से बहुत बुरी खबर है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, कल रविवार है, रविवार स्पेशल का दिन। तो इस बार जनता पार्टी की बात करेंगे कि किस तरह से बड़े पद पर छोटे कद के नेता बैठते हैं तो देश और समाज का कैसे नुकसान करते हैं। कैसे जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो है वो छोटे बच्चों की तरह झगड़ रहे थे और उसमें उन्होंने पूरे जनादेश का किस तरह से अपमान किया। ये सब बातें विस्तार से बताएंगे। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की भी बात करेंगे, लेकिन कल दोपहर 12 बजे देखिएगा ज़रूर। नमस्कार।